हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का। अब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, सेल के भी कौन से पार्ट में हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट है, क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं, और फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ये सारी बातें हमने देख चुकी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। Okay, like other animals, respiratory system in human beings serves to provide fresh oxygen to all body cells and removes harmful carbon dioxide from the body. Okay, अब respiration का मतलब ही क्या है? respiration का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स तक पहुँचे। ओके, और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो कहाँ आ जाए? हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए। ओके, दिस इज व्हाट इज ब्रीदिंग। ओके, तो ब्रीदिंग किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही ह्यूमंस के पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ओके, human beings takes in oxygen from the atmosphere, inspiration, and releases carbon dioxide in return to expiration. This complete process occurs in breathing. अब humans क्या करते हैं कि वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से अंदर लेते हैं, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन तो वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? लंग्स में। अब ये तो सबको पता ही कि लंग्स में होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लंग्स पे आ गई हूँ। तो लंग्स में कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? तो ब्लड वेसल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग बॉडी पार्ट से, अलग अलग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है। कहाँ पे? लंग्स में। ओके, और फिर लंग्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे? अब ये भी हमें पता है कि सेल में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अब ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट प्रोडक्ट की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स के थ्रू हम उसको बाहर रिमूव कर देंगे। ओके, The parts of the human respiratory system and their function are as follows. अब human respiratory system के बारे में हम आ जाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं कि कौन कौन से parts होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, नॉस्ट्रिल्स। अब ये बात तो सबको पता है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से। ओके, तो नॉस्ट्रिल में हमारे प्रेजेंट होते हैं हेयर और म्यूकस। ये हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है? हेयर का काम होता है कि जो भी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स को, जो भी हार्मफुल, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी हमारे एयर के साथ अंदर आ रहा है, तो एयर क्या करती है? उसको फिल्टर कर देती है। एयर को फिल्टर करती है और डस्ट को बाहर ही रहने देती है। तू बता, तेरी ज़रूरत नहीं है। ओके, और वहीं जो म्यूकस है वो क्या करती है? म्यूकस जो होता है वो स्लाइमी, थोड़ा चिकना टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसका भी काम होता है कि वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती हैं, पैथोजेंस को ट्रैप कर लेती हैं, और एयर का जो फ्लो है उसको ईजी कर देती हैं। ओके, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल. It is lined by fine hair and mucus which helps to filter the air entering through it. ओके, अब ये क्या करती हैं? ये बात हम कर चुके हैं। नॉस्ट्रिल से हम एयर अंदर लेते हैं और हेयर में प्रेजेंट होते नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड म्यूकस, और ये एयर को फिल्टर करते हैं, उनका एयर का जो मूवमेंट है उसको ईजी कर देते हैं। ओके, नेजल पैसेज, एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू द नेजल कैविटी होना चाहिए, पैसेज होना चाहिए। इट इज़ मेनली द कंडक्टिंग जोन ऑफ एयर। नेजल पैसेज आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। ओके, नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाती है? एयर जाती है नेजल पैसेज में। इधर कोई फंक्शन नहीं होता है, बस ये क्या है? कंडक्शन जोन है। मतलब एयर का पास करने के लिए एक, हम बोल सकते हैं एक सड़क है, रोड है। ओके, तो ये वो है नेजल पैसेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नॉस्ट्रिल है आपकी, और ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी मीन्स नेजल पैसेज। ओके, अब कहाँ आती है एयर? एयर को हमने नॉस्ट्रिल से लिया, नेजल पैसेज में आ गई। अब एयर कहाँ जाएगी? अब एयर आएगी हमारे फेरिंग्स तक। ओके, नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, इट पासेस एयर टू द लैरिंग्स। ओके, अब फेरिंग्स तक एयर आ गई। अब फेरिंग्स का ना बहुत ही प्यारा काम होता है। फेरिंग्स क्या करता है कि वो कॉमन पैसेज होता है,
एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। ओके तो फिर कैसे होता है ये कॉमन है, फूड भी फेरिंग से जाएगा और एयर भी जो है वो फेरिंग से जाएगी, बट एयर फेरिंग्स के बाद कहाँ चली जाती है, लैरिंग्स में, और फूड चला जाता है फूड पाइप हमारे ईसोफेगस में। ओके जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अभी क्या हुआ, दिस पोर्शन इज फेरिंग्स। क्या पोर्शन है, ये फेरिंग्स है। ओके ये फेरिंग्स है। अब ये फूड पार्टिकल आ रहा है, यहीं से एयर भी आती है, यहीं से फूड पार्टिकल भी आता है। अब आप देख रहे हो जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ चला गया, ईसोफेगस में चला गया। कैसे गया, यहाँ पे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो बंद हुआ और फूड जो है वो सीधे सीधे कहाँ चला गया, फूड पाइप में चला गया। ओके तो वो क्या है, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स। एयर कहाँ से आई, फेरिंग्स से एयर आई लैरिंग्स में। ओके तो लैरिंग्स के ऊपर होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ ये एपिग्लॉटिस लिखा है, ये क्या है, ओके ये जो आपको फ्लैप दिख रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये क्या है, एपिग्लॉटिस है। ये लैरिंग्स को कवर करके रखता है। ओके क्या होता है कि अब फेरिंग से तो एयर भी आ रही है और फूड भी आ रहा है, तो जब भी फूड पास होता है तो फ्लैप जो होता है, जो एपिग्लॉटिस होता है, वो लैरिंग्स में कवर कर लेता है ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में या फिर विंड पाइप में ना जाए। और अगर चला जाएगा तो क्या होगा, ठसका जो लगता है ना वो इसी कारण लगता है, खाते खाते पानी पीते पीते ठसका लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि फूड जो है वो कहाँ जा चुका है, विंड पाइप में जा चुका है, और जो ठसका लगता है उससे जो खाना पानी विंड पाइप में गया है वो वापस आ जाता है। ओके तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, एपिग्लॉटिस का होता है कि वो फूड को प्रिवेंट करता है कहाँ ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। Larynx or sound box is located in the neck region and in front of trachea. It is also produces sound. Larynx को हम sound box भी बोलते हैं। ये कहाँ present होता है, in front of the trachea. नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया के भी सामने प्रेजेंट होता है ये। ओके और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एयर है वो फेरिंग्स से कहाँ आ गई, विंड पाइप में। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ओके ट्रैकिया भी बोलते हैं। द एयर पासेस फ्रॉम फेरिंग्स एंड गोज इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स से कहाँ गई, एयर ट्रैकिया में आ गई। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकिया ओपन अलाउइंग द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स। अब जो ट्रैकिया है उधर प्रेजेंट होती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मतलब कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और वो कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, वो सी शेप की होती हैं, ऐसे ऐसी रहती हैं वो। ओके अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो बोनी स्ट्रक्चर है वो क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ये जो रिंग्स है वो कार्टिलेज की बनी हुई थी। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। ओके अगर आपको देखना है तो आप 9th का वीडियो देख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया ना कि कार्टिलेज क्या होता है। ओके तो क्या करता है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का, क्या फंक्शन होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन होता है कि वो ट्रैकिया को ओपन रखता है। जब भी एयर फेरिंग से आने वाली होती है तो वो ट्रैकिया को ओपन कर देता है और एयर जो है वो ट्रैकिया से लंग्स में चली जाती है। ओके इसका एक और फंक्शन होता है कि जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रैकिया को ये कोलैप्स होने से बचाता है। These ensure that the air passage does not collapse. ओके जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, तो ये किसका काम होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का। अब ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, ब्रोंकाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है ट्रैकिया कैसे डिवाइड होती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जो राइट ब्रोंकाई है वो लंग्स में, राइट लंग्स में, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग्स में। ओके Trachea divides into two smaller tubes called bronchi after entering the thoracic cavity, which further extends into each lungs. Okay? तो ये कहाँ हो जाती है, जो thoracic cavity means जो हमारा chest का region होता है उसे हम thoracic cavity बोलते हैं। Okay? तो अब ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गई, ट्रैकिया डिवाइड हो गई ब्रोंका में। अब ये जो ब्रोंका है ये फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होंगी और उनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ओके bronchioles are subdivided into smaller tubes called bronchioles. Okay? अब जैसे ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रैकिया है। ओके ये पार्ट जो है वो ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हुई, राइट एंड
लेफ्ट में। ओके तो ये क्या है, ब्रोंका है। अब ये जो ब्रोंका है ये फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ओके फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होंगी और इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड होते हैं एल्वुलाई में। किसमें, एल्वुलाई में। यहाँ पे ऐसे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। और ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना ह्यूमंस में, वो होता है इन्हीं एल्वुलाई में। ओके एल्वुलाई, these are balloon like structures located inside the lungs। अब ये कैसा है, balloon like structure है, sac like structure है, और इनके पास क्या होती है, इनके पास बहुत सारी blood supplies होती हैं, capillaries होती हैं। तो जो भी gaseous exchange हो रहा है वो इन्हीं alveoli में हो रहा है। Okay, a large number of alveoli increases the surface area for the exchange of gases। अब बहुत सारी alveoli हैं और alveoli का काम क्या करती है, गैशियस एक्सचेंज का काम करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। लंग्स का ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि जो गैशियस एक्सचेंज है वो अच्छे से हो सके। जैसे आपको ये दिख रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है ना, तो ये क्या है, एल्वुलाई। और ये जो पिंक पर्पल रेड दिख रहा है, व्हाट इज इट, दिस इज अवर कैपिलरीज। क्या है ये, ब्लड वेसल्स हैं। किनके पास है, एल्वुलाई में। और इन्हीं ब्लड वेसल्स के कारण गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। ये तो हमें पता चल गया कि एल्वुलाई में होती है, एल्वुलाई के पास बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं और ऐसे ही एक्सचेंज हो जाता है। बट कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी हम बात करते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है और फिर थ्रू आउट द बॉडी वो ऐसे ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एबिलिटी है वो अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, वहीं ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व फॉर्म में ही वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके It has very high affinity for oxygen and is present in RBCs। ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। इसलिए ब्लड का कलर जो रेड होता है वो RBC से कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि RBCs में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ RBCs। Carbon dioxide being more soluble in water than oxygen is mostly transported in the dissolved form in our blood। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व फॉर्म में, वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड उसको लेके चली जाती है कहाँ, लंग्स तक। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है, पिक्चर भी दिख रही है। ओके ये जो पिंक आपको दिख रहा है एकदम नेटवर्क टाइप का, वो हेमोग्लोबिन है, और ये जो ब्लू बॉल्स दिख रही हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। ओके तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है उसने बाइंड कर लिया है और ऐसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो हमने देख लिया, बट इसमें कौन हेल्प करता है और ये होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिब्स की। These are 12 pairs of bone that form a cage in the thoracic region। ओके ये आपको रिब्स दिख रही है, कितनी है, 12 पेयर की हैं। ओके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये, और ये थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, और यहीं पे हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। Lungs and heart are safely placed in it। Movement of intercostal muscles attached to ribs helps in breathing। अब रिब्स में प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ओके ये मसल्स क्या करती हैं, रिब्स को आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड हो सकें और अपवर्ड मूवमेंट शो करें, ताकि जो थोरैसिक रीजन है वो बढ़ जाए, उसका एरिया बढ़ जाए और लंग्स अच्छे से एक्सपैंड हो सकें। ओके ये बात हो गई रिब्स की। अब डायफ्राम होता है एक। ओके डायफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर पोर्शन होता है। ये आपको दिख रहा है डायफ्राम, ये कर्व्ड शेप का होता है, ये कर्व्ड शेप का होता है और इसी पे लंग्स जो है हमारे रेस्ट करते हैं, इसी पे हमारे लंग्स बैठे हुए होते हैं। किस पे, डायफ्राम पे। ओके जैसे ही इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो कर्व्ड शेप का डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लैट हो गया। कैसे हो गया, ये फ्लैट। डायफ्राम जो कर्व्ड शेप का है वो
फ्लैट हो जाता है। फ्लैट इसलिए हो जाता है ताकि अगेन थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, लंग्स अच्छे से एक्सपैंड हो। ओके, तो दो चीज़ें आती हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म में, रिब्स में कौन, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। तो इस तरह से जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो लंग्स में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज प्रेशर के कारण एयर हमारे लंग्स में आ जाती है और फिर ऐसे ही जब हमको एक्सहेल करना होता है, लंग्स में एयर आ गई है तो क्या होता है, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं। ये हो गई एक्सहेलेशन की प्रोसेस। Diaphragm, it is a muscular partition between the thorax and the abdomen and form the base of chest cavity. क्या बनाते हैं, base of chest cavity बनाते हैं। During inhalation it flattens and increases the chest cavity. Inhalation के टाइम पे क्या करते हैं, ये flat हो जाते हैं और chest cavity को बढ़ा देते हैं। अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब भी हम जोर से फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सलेशन करते हैं, तब भी हमारे लंग्स में गैस या फिर एयर प्रेजेंट होती है और उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ गैस रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्सफुल एक्सलेशन। ठीक है, जब भी हम फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं, सांस जोर से छोड़ते हैं, तब भी लंग्स में गैसेस होती हैं, एयर होती है। द एवरेज वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन इज बिटवीन 1100 टू 1200 मिलीलीटर। और कितनी होती है ये रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या एवरेज होता है, ये 1100 से 1200 मिलीलीटर हमारे लंग्स में हमेशा ही एयर प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्या होता है कि ये हेल्प करती है, ये हमारे लंग्स को बचाती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसका यही इम्पोर्टेंस है कि हमारे लंग्स को ये बचाती है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जेई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक